हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और नया सेशन। और आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है रीडिंग करने के लिए, वो टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी को कैसे लेकर के आएँ। यानी ये जो आज की टैरो रीडिंग है ये पूरी गाइडेंस के लिए रहेगी। आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस टैरो से मैं दूंगा कि अपने लव रिलेशनशिप में और ज़्यादा मजबूती, और ज़्यादा स्टेबिलिटी, और ज़्यादा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आप कैसे ला सकते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं, लेकिन तीनों पाइल्स इस बार की बड़ी यूनिक हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। जी हाँ, 3 लवर्स कार्ड, 3 के 3 अलग अलग डेक से। सबसे पहला जो पाइल नंबर 1 है, राइडर वाइट डेक का द लवर्स। दूसरा ड्राइड क्राफ्ट टैरो डेक से द लवर्स। और तीसरा ओशो जेन टैरो कार्ड्स की जो डेक है वहाँ से द लवर्स। तो 3 द लवर्स के कार्ड आपकी स्क्रीन पर एक साथ। तीनों लवर्स में से जो लवर आपको ज़्यादा पसंद आता हो, या जिस कार्ड का एक कनेक्शन सा आपको फील होता हो अपने साथ, उसे अपनी पाइल माने और उसे के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट आउट कर दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, उनका साथ और सहयोग और प्यार जो मेरे साथ बना है उसके लिए। और जो लोग आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। अगर अपनी लाइफ में किसी तरह की परेशानी में हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, रास्ते नहीं समझ में आ रहे, तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको मेरे साथ एक सेशन बुक करना चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करिए, हेलो हाय लिखिए। मेरी टीम की मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देगी और आपकी सेशन को बुक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने राइडर वाइट्स के द लवर्स को चूज़ किया था, जिसे मेरे बगल में लगा दिया गया है। राइडर वाइट्स टैरो डेक जो है अपने आप में काफ़ी मशहूर टैरो डेक है। इसे बेस टैरो डेक भी माना जाता है। ज़्यादातर टैरो की जो सीखने की शुरुआत होती है वो इसी डेक से होती है। हालांकि मैंने इस डेक से शुरुआत नहीं करी थी, लेकिन अब इस समय तो ये डेक बेसिक्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देती है, ज़्यादा अच्छे से चल रही है। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि आपको अपने लव रिलेशन, अच्छा यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि लव रिलेशन का मतलब आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपका लव रिलेशन है उसमें आप स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे और मजबूती कैसे लाएंगे। आपका लव रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है तो भी आज की गाइडेंस आपके लिए है। आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो भी यह गाइडेंस आपके लिए रहेगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, 5 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है एस ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 द हाई प्रीस्टेस, मोस्ट पावरफुल कार्ड इन द टैरो। कार्ड नंबर 4 जस्टिस, another card from Major Arcana group, and last card is from also Major group, the Emperor। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं पाइल नंबर 1। अच्छा, आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं सिर्फ 5 कार्ड से नहीं, मैं 10 कार्ड से पूरी रीडिंग करूंगा और तुरंत ही मैं योगिक पाथ जो डेक है, ओरेकल योगिक पाथ, इनसे भी 5 कार्ड्स निकाल लूँगा। तो ये रीडिंग इसी तरह से आज होनी है। तो 5-5 10 कार्ड से एक साथ की रीडिंग करूंगा। ओरेकल कार्ड से भी 5 कार्ड निकाल रहा हूं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है समाधि। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुए हैं गणेश, जिनको एक दंत भी कहते हैं। थर्ड पोजीशन आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है यह है नियम्स, लेकिन यह रिवर्स आया हुआ है। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है तेजस। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है मूलाधार। ये कार्ड बहुत ही अलग किस्म के हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि ओरेकल योगिक पाथ जो कार्ड हैं ये आपके एकदम अंतर्मन को प्रदर्शित कर देते हैं।
कि आपके अंदर में क्या चल रहा है, और आप मतलब ये बहुत डीप इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशन में कुछ चीज़ें इस समय आपके अकॉर्डिंग चल भी रही हैं और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन है। अगर आपके रिलेशन को कहा जाए कि आपका रिलेशन एक ऐसे मोड़ पर है जहां चीज़ें लगभग ठीक चल रही हैं, तो बुरा नहीं है, मतलब गलत नहीं है। आपके रिलेशन में चीज़ें उस तरह से मैनेज हो रही हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि शायद यही आपके किस्मत में लिखा था और यही होना था, इसलिए चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। लेकिन अगर इस सारे रिलेशनशिप के मामले को ध्यान से देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में ऊंचाई और नीचाई दोनों है, जिसको हाई एंड लो कहते हैं। आपके रिलेशनशिप को लेकर के इसके जो फ्यूचर के बारे में है, आपका जो शक है या डाउट है या आपकी एक जो इनसिक्योर फीलिंग है, वो यहाँ पर नज़र आती है, जिसकी वजहें कई सारी हैं। जैसे आपके रिलेशनशिप में एक अनस्टेबल मोमेंट जो लगातार नहीं लेकिन कभी कभी के लिए आ जाता है, और जब जितने टाइम के लिए भी वो अनस्टेबल मोमेंट आता है, आप बुरी तरह से हिल जाते हैं या हिल जाती हैं, और उस अनस्टेबल मोमेंट के तुरंत बाद आपके रिलेशनशिप में एक रिवाइवल भी आ जाता है, एक प्रकार का नयापन भी आ जाता है, और आपका रिलेशनशिप काल्मनेस की कंडीशन में, शांत वातावरण की कंडीशन में चला जाता है, और फिर आपको लगता है कि शायद अब आपके रिलेशन में चीज़ें ठीक हैं। लेकिन ये वही समय होता है जब आपको फील होता है कि आपके रिलेशन में चीज़ें शायद कैसी हों, डोंट नो। ओरेकल कार्ड्स यहाँ आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाते हैं। वो कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो है काफ़ी ज़्यादा होप है, और इस रिलेशनशिप में आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, उस समर्पण के साथ इस रिलेशनशिप को और इम्प्रूव और मैनेज किया जा सकता है। अब गाइडेंस शुरू होगी कि कैसे। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप में आप अगर सचमुच में एक स्थिरता चाहते हैं, तो आपको सामने वाले पर्सन यानी अपने पार्टनर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको अडॉप्ट भी करना होगा। मतलब उनके जैसा नहीं बनना, सिर्फ स्वीकार करना होगा। स्वीकार की भावना, समाधि का कार्ड कहते हैं और गणेश का कार्ड, ये दो कार्ड्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चीज़ों को एज इट इज़ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो नियम्स का कार्ड है। नियम का मतलब, नियम का कार्ड यहाँ पर मैं फिर से दिखाऊं, ये रिवर्स में आया है। रिवर्स का मतलब उल्टा। तो नियम का, जो लोग हिंदी नहीं जानते उनको बताऊं, नियम की मीनिंग होती है रूल। रूल मतलब एक तरीके के जो डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं उनको नियम कहते हैं। अब इसकी मैं शाब्दिक मीनिंग के साथ चल रहा हूं, और ये कार्ड यहाँ पर शाब्दिक मीनिंग को ही रिवर्स वेव में दिखाना शुरू कर रहा है, तभी मैं आपको शाब्दिक मीनिंग बताता हूँ। नियम का मतलब हुआ कि किसी चीज़ के को डिसिप्लिन वे में फॉलो करना, लेकिन आपके रिलेशन में अगर डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं होगा, ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, इसको समझें कैसे। जब आप अपने पार्टनर की उन क्वालिटीज़, उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनालिटी को जो उनकी जैसी है और जिसे आप चाहते हैं कि बदल जाए, उसे एज इट इज़ स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपका जो स्वीकारोक्ति है, आपकी जो एक्सेप्टेंस है, आपका जो एडमायरनेस है अपने पार्टनर के लिए, ये आपके प्रॉपर जो आपका माइंडसेट है उससे बिल्कुल उलट होगा। तो नियम का कार्ड कहता है कि ये जैसे ही स्वीकार करते हैं सारी चीज़ें उलट पुलट होंगी। और तेजस का कार्ड है जो मूलाधार के साथ कनेक्ट होकर कहता है कि अब जब चीज़ें उलट पुलट होंगी तो आप एक नएपन के लिए, एक न्यूलीनेस के लिए तैयार हो जाएंगे। और मूलाधार का कार्ड कहता है कि आपके रिलेशनशिप का आधार यही है कि आप सबसे पहले एक दूसरे को जैसे जो हैं वैसा स्वीकार कर लें। अगर आप एक दूसरे को जो जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो आपके रिलेशन में काफ़ी ग्रेस आने की संभावना है। रिलेशन का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छी तरह से बनने की संभावना है। और रिलेशन में जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट होगा वो है आप दोनों के ईगो क्लैशेस का खत्म हो जाना। लेकिन अगर ईगो क्लैशेस खत्म होंगे आप दोनों के, तो उसके खत्म होते ही आप दोनों के कम्युनिकेशन चैनल में काफ़ी परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन आप दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार ईगो जब गिर जाता है तो आपके कम्युनिकेशन के लेवल में फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क क्या आएगा?
वो फ़र्क यही आएगा कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने ईगो को डाउन करके नए रिलेशन यानी रिलेशनशिप में उस न्यूलीनेस, उस नएपन के साथ चले जाएंगे, तो आप दोनों के रिलेशन में एक ऐसा मोमेंट आना शुरू होगा जहां आप एक दूसरे को अगले कुछ समय तक नए के रूप में फील करेंगे, नयापन महसूस होगा, अपने पार्टनर की कुछ नई क्वालिटीज़ महसूस होंगी और सेम ऐसा ही आपके पार्टनर को आपकी नई क्वालिटीज़ महसूस हो सकती हैं। और यही प्रॉब्लम है, वो इसलिए क्योंकि आपको अपने पुराने वाले पार्टनर को फिर मिस कर देना होगा, मतलब वो पर्सन नहीं मिलेगा ना, वो जैसा थी वैसी नहीं रह जाएगी। जब आपने उसको जैसी है वैसी एक्सेप्ट कर लिया और आप जैसे हैं वैसा उसने अगर एक्सेप्ट किया, मतलब आप दोनों ने अगर इन चीज़ों को एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस की भावना के साथ स्वीकार कर लिया, तो आप दोनों की पर्सनैलिटी आप दोनों के लिए पुराने वाले रूटीन में नहीं रह जाएगी, एक नएपन में आ जाएगी। और उस नई चीज़ को, उस नई चीज़ के साथ कंटिन्यू करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा। ईगो तो हट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों के मन में एक ऐसी फीलिंग चलती रहेगी कि पार्टनर के साथ कुछ अलग हुआ है, मतलब दोनों के रिलेशन में कुछ डिफरेंशिएशन फील होगा। अब इसको, ये तो काफ़ी कंट्राडिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक, जब जैसा मैंने बताया स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद ईगो गिरेगा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन और एक न्यूलीनेस का आभास होगा, और उसके विद इन अ मंथ आप दोनों को अपने रिलेशन में एक ऐसी गजब का सुखद एहसास, सुखद फीलिंग होगी, जो फीलिंग आप दोनों को यह महसूस कराएगी कि आपके रिलेशन में अब एक नई शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, वो पुरानी सारी चीजें, पुरानी सारी दीवारें गिरेंगी, वो पुराने सारे विचार, वो पुरानी सारी धारणाएं खत्म होंगी और एक नयापन आएगा। उस नएपन को अगर एंजॉय करते हैं और उस नएपन में आगे जाते हैं, तो आपके रिलेशन में जो एक ग्रेस पैदा होगा वो आप दोनों को परफेक्ट कपल बनने में हेल्प करेगा। आप दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले होंगे और थोड़ा आगे जाकर के एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करने वाली टेंडेंसी तक जाने की उम्मीद लगती है। एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करना क्या होता है मैं बता देता हूं। पत्नी ने एक लाइन कही और बीच में छोड़ दी और पति ने अगली लाइन, उसी लाइन को कंप्लीट कर दिया। यही चीज़ पति और पत्नी के साथ हो सकती है, मतलब वाइस वर्सा दोनों कर सकते हैं। मीन्स दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाए। यहाँ मैं ट्विन फ्लेम नहीं कह रहा, ध्यान दीजिएगा, ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, कोई कनेक्शन का स्टेटस नहीं बता रहा। दोनों का कनेक्शन, बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे की कई फीलिंग्स को बिना कहे समझना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों की जो शुरुआत होगी वो एक्सेप्टेंस से होगी। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो इस रिलेशन को और स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। अब 1 मिनट के लिए एक्सेप्टेंस वाले मामले को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको क्या करना होगा ये भी बता देता हूं लास्ट में। अगर आप अपने पार्टनर को जैसा वो है या जैसी वो है वैसा एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको अपने माइंड को सिर्फ इतना समझाना है कि आप अपने पार्टनर की कमियां उसे ना बताएं, ठीक है। और तब तक ना बताएं जब तक आपका पार्टनर जानबूझकर अपनी कमियों के बारे में बात ना करें, उसके ईगो को हर्ट ना करें, बस इतना कर लें। अगर इतना करते हैं तो भी आपके रिलेशनशिप में कुछ स्थिरता आ सकती है। लेकिन अगर कंप्लीट स्थिरता चाहिए तो या तो पार्टनर जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लें, या फिर अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को और डेवलप होने के लिए थोड़ा मौका दें। भले आप एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उसकी उन कमियों और गलतियों को स्वीकार नहीं किया है तो नकारें भी नहीं। नकारना क्या होता है? अगर आप किसी की गलती को नकार देते हैं तो उसको बताएंगे कि आपने गलत किया है, तो आप ब्लेम कर देते हैं कि यू आर रॉन्ग बिकॉज आप इनकार कर रहे हैं। और अगर आप इनकार नहीं कर रहे हैं तो आप सापेक्ष हो गए, न्यूट्रल। अच्छा किया मुझसे मतलब नहीं, बुरा किया फिर भी मुझसे मतलब नहीं। तो उस वाली कंडीशन में अगर आप चले जाएं तो इस रिलेशन के स्ट्रांग होने में या और ज़्यादा एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हेल्प मिल जाएगी, बट उतनी नहीं मिलेगी जितना चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेने से मिल सकती है। इस रिलेशनशिप में जैसा मैंने कहा,
अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है तो होप अभी बनी हुई है। ये भी बता देता हूँ, इस रिलेशनशिप में अलगाव, बिछोह जैसी कंडीशंस नहीं दिख रही हैं उनके लिए जो मैरिड कपल हैं। और जो अनमैरिड कपल हैं उनके मेल पार्टनर का ईगो, ठीक है, और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए भी ये है, मेल पार्टनर का ईगो अगर फीमेल पार्टनर के ईगो के साथ क्लैश करता है तो मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशन को और स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। ये अनमैरिड के लिए था। तो उम्मीद है पाइल नंबर 1 आप बातों को समझ गए होंगे। आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का टॉपिक, आज का विषय, आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से द लवर्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। ये द लवर्स का कार्ड है ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। पाइल नंबर 1 अगर आप देख कर आए हैं तो आपको पता होगा कि उनकी रीडिंग थोड़ी साइकिक चली गई थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ रीडिंग थी। तो अगर पाइल नंबर 1 आप थे और आप यहाँ आए हैं, और अगर पाइल नंबर 1 की रीडिंग में कोई कन्फ्यूज़न रही है तो उसे दोबारा देखें, वो समझ में आ जाएगी। चलिए पाइल नंबर 2 आपके लिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है डेविल। अभी मैं नर्क के राजा की बात कर रहा था और डेविल यहाँ पर आ गए। सेकंड कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है क्वीन ऑफ द कॉइन्स। और कार्ड नंबर लास्ट कार्ड मीन्स 5th कार्ड आपके लिए है टेम्परेंस। अच्छा, 5th के बाद मैं रुक गया था कहते कहते, वो इस वजह से क्योंकि मेरे दिल में एक ख्याल आया था कि टैरो कार्ड में डेविल नाम का एक कार्ड होता है। डेविल को हर मैथोलॉजीज में, हर सभ्यता में, हर धर्मों में नर्क का राजा कहा गया है डेविल को, ठीक है, शैतान को। शैतान कौन है? नर्क का राजा। लेकिन स्वर्ग के राजा जो भी हैं हर धर्म में, उनके लिए टैरो में कोई कार्ड नहीं है। ये अपने आप में एक मज़ेदार बात है। हालांकि हायरोफेंट का कार्ड है, लेकिन वो सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको सबसे उच्च धर्मगुरु माना जाता है। स्वर्ग के राजा के रूप में कोई कार्ड यहाँ पर टैरो कार्ड्स में अपीयर नहीं हुआ है। तो 5 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं और 5 कार्ड अब मुझे निकालने हैं ओरेकल यौगिक पाथ से। तो आज 10 कार्ड से एक साथ रीडिंग कर रहा हूँ, पहले 5-5 के सेटअप के साथ नहीं, मतलब ये 1 गो में ही 10 कार्ड्स मुझे निकालने हैं आज। तो कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ओरेकल यौगिक पाथ से, ये है राधा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है आत्मन। आत्मन के 2 मीनिंग होते हैं। आत्मन की पहली मीनिंग होती है जो दिल के बहुत करीब हो, और आत्मन की दूसरी मीनिंग होती है आपकी इनर सोल। तो ये दोनों मीनिंग में यूज़ की जाती है। ओशो अपने प्रवचनों में हिंदी में अक्सर कहते थे मेरे प्रिय आत्मन। अपने जो उनके प्रवचन सुनने आते थे लोग, उनको आत्मन कहते थे, मीन्स मेरे दिल के पास रहने वाले लोगों। तमस, ये है तीसरा कार्ड। तमस एक गुण होता है इंसानी, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। तो ये तमस है। तमगुण, तमस का मतलब होता है जो राक्षसी प्रवृत्ति है। इसमें टाइगर की इमेज इसीलिए बनी है कि ये नॉनवेज खा पी करके सो गया है। चौथा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मूलाधार। मूलाधार हमारा रूट चक्र होता है, बेस चक्र होता है, जो हमारे जेनिटल पॉइंट के ठीक पीछे होता है, जहां पर सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और नीचे बह रही होती है। वो ऊर्जा हमारे किसी काम में आती नहीं है। आखिरी कार्ड आपके लिए है वात। वात वायु से संबंधित होता है। शरीर में वायु का स्तर जानने के लिए वात प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। ये औषधीय अध्ययन करने वाले जो वैद्य थे या वैद्य हैं, उनके रूटीन का हिस्सा है। चलिए खैर, आयुर्वेदा में नहीं जाते, शुरुआत करते हैं। तो आपके रिलेशन में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखती है, और आपके रिलेशन में चीज़ें उथल पुथल से लेकर के कंट्रोल और बैलेंसिंग सिचुएशन तक, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशन में उथल पुथल मची हुई थी, और अभी आपने अपने रिलेशन को बैलेंस करने का एक तरीके से रास्ता ढूंढ लिया। आपके रिलेशन में चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं,
लेकिन उसके बावजूद आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस बने हुए हैं, लगातार चल रहे हैं, और एक अब आपने प्लान किया है कि आगे आप बैलेंस को बना लेंगी या बना लेंगे। देखिए, कुछ कंडीशंस आपके लिए आई हैं अगर इस रिलेशन को, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये गाइडेंस के लिए आज की पूरी रीडिंग है। तो अच्छा, दूसरी चीज, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। अगर आप एक लव रिलेशन में हैं, शादी करके लव रिलेशन है या शादी के बिना लव रिलेशन है, तो दोनों के लिए है। आपके लव रिलेशन में अगर आप अपने रिलेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिलेशन की कमियां सामने रख लीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशन में हैं, एक बार उन चीज़ों को आपने सामने सिर्फ देखना है, महसूस करना, अगर ज़रूरत पड़े तो नोट कर लें। उसे कोई स्वीकार नहीं करना, उस कमी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना, ठीक है। देखिए, स्वीकार करना होता है कि हमने इस कमी को मान लिया। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पार्टनर ने कभी अगर बाहर गए या बाहर गई टूर पे और उन्होंने आपको फ़ोन नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी कमी है कि यार तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई। ये एक कमी है। इस कमी को सिर्फ आप सामने रख लें कि ये एक कमी है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर रहकर मुझसे बात नहीं करता। ठीक, पास है तो अलग बात है। अब इस कमी के साथ इसके जैसे और भी जो कमियां हैं आपके पार्टनर में या आपके रिलेशन में, जो कमियां आपको महसूस होती हैं, उन्हें नोट कर लें और इन कमियों को अपने जीवन का हिस्सा माने। स्वीकार करने को नहीं कह रहा हूं, ये नहीं करना है कि हाँ ठीक मेरा पार्टनर ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि आपके वाले मामले में अगर आपने स्वीकार कर लिया, पाइल नंबर 1 के लिए था स्वीकार करिए, लेकिन पाइल नंबर 2 आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके मामले में अगर आपने स्वीकार किया तो आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और आपके पार्टनर के साथ आपके क्लैशेस बढ़ेंगे, दूरियां आएंगी। इसलिए इनको जीवन का हिस्सा माने। जैसे ये एक क्रिस्टल मेरे पास है पर्पल कलर का, अगर ये क्रिस्टल मुझे नहीं पसंद है और मैं इसे नहीं फेंकना चाहता तो मैं इसे अपने बगल में रख दूंगा कि भाई तुम रखे रहो, तुम्हारा कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पड़े रहो, बात खत्म। ठीक, न मैं इसे फेंक रहा हूँ न इसे स्वीकार कर रहा हूँ, इसे सिर्फ अपने बगल में रख रहा हूँ कि भाई ये रखा रहेगा, बस बात खत्म। इसका कोई लेना देना मुझसे नहीं, मेरा कोई लेना देना इससे नहीं, मुझे इसकी एनर्जी ना चाहिए, ना मैं अपनी एनर्जी इसको दूंगा। बात समझ गए? मीन्स इसके साथ ना मेरी एक्सेप्टेंस है ना कोई लड़ाई है। ये वाली कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन में आपको उन सारी प्रॉब्लम्स को लाके रख देना होगा और उन प्रॉब्लम्स को अगर आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम तो कैरी ऑन है, चली आ रही, तो चलने दीजिए। 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड अपीयर हुआ है। 6 ऑफ द स्वॉर्ड, इसका एक नेचर बता देता हूं। 6 ऑफ द स्वॉर्ड टैरो की कई डेक्स में इस तरह से दिखाया गया है कि नाव में 6 तलवारें लगी हुई हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं और उन 2 लोगों की उस नाव को खेने का काम, नाव को खेते हैं ना, केवट होते हैं जो नाव को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो उनको कहते हैं नाव खेना। इसका अब ये पता नहीं, हिंदी उर्दू जो भी है, दूसरी भाषा मुझे नहीं आती। तो नाव को खेने का जो काम है, नाव को चलाने का जो काम है, वो खुद डेविल कर रहे हैं, जो आपके लिए यहां ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। अब इस तरह से मेरे पास इस 10 कार्ड्स के स्प्रेड में डेविल 2 कार्ड्स में अपीयर है। ठीक, डेविल, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर हेडिस की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। हेडिस ग्रीक देवता हैं जिन्हें नर्क का राजा कहा गया था। ठीक है, हेडिस की एनर्जी का फील होने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। हेडिस और एफ्रोडाइटी के रिलेशनशिप का बिल्कुल एक साथ आना हो जाता है। एफ्रोडाइटी टैरो कार्ड्स में द हाई प्रीस्टेस के रूप में मानी जाती हैं, तो खैर अब उस चीज़ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एफ्रोडाइटी को रिप्रेजेंट करती हुई ओरेकल टैरो डेक से मेरे पास राधा अपीयर हो चुकी हैं। तो चूंकि प्रेम की देवी राधा भी थी, प्रेम, कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी ये। अगर आप इस रिलेशन में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या अपोज कर देते हैं, दोनों कंडीशन में आपके अंदर एक निगेटिव एनर्जी चार्ज होनी शुरू होगी जो इस रिलेशन में डिस्टरबेंस करेगी। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम को आप सराउंडिंग रख देते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं ना अपोज करते हैं, तो वो निगेटिव चार्ज एनर्जी जो उस सिचुएशन या उस प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है, वो आपके रिलेशन को सिर्फ हार्म करना बंद कर देगी। फिर आपका पार्टनर, आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया कि ठीक है मेरा पार्टनर अगर बाहर है तो मुझसे बात नहीं करेगा या नहीं फ़ोन करेगी,
और इस चीज से फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्वीकार करना क्या है, यहां प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। जैसे आपने कहा ठीक है वो फोन नहीं करती मुझे, अब इस चीज को अगर स्वीकार कर लिया तो दिल अंदर से कुढ़ेगा, दिल जलेगा, कह रहे यार वो फोन नहीं करती, चलो मैंने मान लिया है फोन नहीं करेगी। ठीक, आपने अपोज कर दिया तो भी सारा समय दिमाग खराब रहेगा कि यार वो बंदी फोन नहीं करेगी चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी आगे नेगेटिविटी। अब उस नेगेटिविटी को हमने साइड कर दिया कि यार वो गई है फोन नहीं करेगी, ये हो गया साइड में। अब चूंकि हमने उसे साइड में रखा है तो हमें उस चीज से बॉदर नहीं होना है, परेशान नहीं होना कि वो फोन करे या ना करे। हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो वापस आके बात करे, ये उसकी मर्जी है। अब हम चूंकि ना स्वीकार किए हैं ना हमने नकारा है, तो हमने चीजों को अपने पास रखा ही नहीं, क्योंकि अगर हम स्वीकार करें तो चीज मेरे पास आ गई, अगर मैं नकारूं तो मैंने अपने पास से उसे दूर हटाया, मींस मैं इन्वॉल्व हूं। और यहां आपके लिए कार्ड कहता है कि इन्वॉल्वमेंट हटाइए, अपने से बगल रख दीजिए, साइड। ठीक, जैसे ही साइड रखेंगे वो चीज, आप जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एज इट इज आपके साइड में बनी है। अब वो आपको फोन करती है नहीं करती, आपको बात करता है नहीं करता, आप परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को अपनी परेशानी बनने से मना कर दिया। काफी मुश्किल था लेकिन मुझे उम्मीद है मैं समझा ले गया आपको कि करना क्या है, सिर्फ यही करना है आपको। अगर ये इतना कर दिया तो आपके रिलेशन की वो जितनी निगेटिविटी और निगेटिव एनर्जी थी वो सारी निगेटिविटी बगल में रहेगी और साइड से निकल जाएगी, आपको ना टच करेगी ना आपके पार्टनर को। आपके रिलेशन में आगे टेम्परेंस का कार्ड आया है जो कहता है एक बैलेंस की जरूरत है। ये आपको लगता है, एक्चुअली बैलेंस की जरूरत नहीं है, एक्चुअली आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपने खुद को बैलेंस कर लिया तो आपका पार्टनर मिरर करके इस चीज को खुद को बैलेंस कर लेंगे। राधा, आत्मन और तमस का कार्ड, ये तीनों कार्ड जो हैं अलग अलग चीजें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम, जैसा मैंने अक्सर कहा है, लव इज वन साइडेड थिंग। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम कृष्ण गुप्ता है और मैं हमेशा कहता हूं प्यार एक तरफा चीज है, बिल्कुल अकेला आपके लिए है। आप किसी से प्यार करते हैं तो ये आपका प्यार है, इसमें दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी दूसरे के प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। दैट्स मीन लव इज वन साइडेड थिंग। राधा का कार्ड है जो आपके लिए कहता है कि प्रेम तो समर्पण की चीज है। अगर प्रेम में समर्पण है तो कंडीशन और क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के प्यार करने को नहीं कह रहा मैं, सिर्फ कंडीशन और क्वेश्चनिंग की मना कर रहा हूं। कंडीशन कि अगर तुमने ऐसा किया तभी मुझे प्यार है वरना प्यार नहीं, फिर ऐसे प्यार की क्या मतलब है। ठीक, अगर तुम मेरे लिए शाम को समोसा लाए डार्लिंग तो प्यार है, नहीं तो प्यार नहीं। अरे भाई जो समोसे से ढह जाए वो प्यार ही कहेगा। समोसा एग्जाम्पल था, बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं लगा लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के राधा कहती हैं कि समर्पण की भावना ही प्रेम होती है और प्रेम में समर्पण के अलावा कुछ होता नहीं है। अगर किसी से प्यार है तो आप अपने को समर्पित कर सकते हैं, उसके समर्पण का इंतजार ना करें। आत्मन का कार्ड कहता है कि दिल और आत्मा दोनों को एक मान लें, अपने उसके वाले को नहीं, फिर कंफ्यूज मत होइएगा। अपने दिल और अपनी आत्मा को एक ही कार में माने, अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेकर के ना आए, अपने प्यार पर, खुद के प्यार पर शक बंद कर दें। तमस का कार्ड कहता है कि अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से उन चीज़ों की उम्मीद करनी बंद कर दें जो एक्चुअली यूजलेस हैं और जिनके बारे में आपको पता है कि कोई ज़रूरत नहीं आपके जीवन में। जो चीज़ें डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, जो चीज़ें आपके रिलेशन में एक खाई लेकर के आ रही हैं, चाहे यहाँ तमस का कार्ड है ये कहता है चाहे वो किसी तरह का शक ही क्यों ना हो, उन चीज़ों से हट जाएं। यहाँ शक की बात आ रही है तभी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। शक का मामला ऐसा नहीं है कि आपको बहुत शक है, ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपको थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि यार कोई और तो नहीं है, यार ये बाहर गया 10 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, इसने यार बात नहीं करी मेरे से, कहीं किसी से मिलने तो नहीं चली गई या चला गया। तो ये वाली जो एक फीलिंग है, इस फीलिंग को अपने दिमाग से हटाएं, क्योंकि ये जो फीलिंग है ये आपके सेंटर पर हिट कर रही है। इस फीलिंग की जो एनर्जी है ये मूलाधार की एनर्जी के साथ डिस्ट्रैक्ट हो रही है और ये डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर वात उत्पन्न कर रहा है। वात क्या है? हवा, वायु। वात, वात का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जो आपके माइंड को वोलाटाइल कर रही है, आपके दिमाग को हिला रही है। उस कंडीशन को अगर हम बंद कर देते हैं
तो यही जो वात की कंडीशन है, ये अब आपके माइंड को, हमने उस कंडीशन को बंद कर दिया, वो शक हटा दिया, वो अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह के डाउट को साइलेंट कर दिया, कार्ड को उल्टा कर दिया मैंने। अब ये कंडीशन जैसे कार्ड को उल्टा किया बदलती है। अब मूलाधार की जो एनर्जी है वो उस वात की, यानी कि अब वात कहूंगा तो कंफ्यूजन होगी, मूलाधार की जो एनर्जी है आपके लव के उस एयर बबल को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा आसान हो गया ना एयर बबल बोलना। तो उस एयर बबल को जब पॉजिटिवली चार्ज करेगा, और अगर आपके सराउंडिंग एक एयर बबल हो, यानी एक हवा का गुब्बारा हो जो पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसकी पॉजिटिविटी से आपको फायदा है। अगर वो गुब्बारा फट जाए तो भी फायदा है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही सराउंडिंग में गिरेगी। तो आपके रिलेशन में इस तरह से स्टेबिलिटी और ज़्यादा आ सकती है, मजबूती ज़्यादा आ सकती है। अगर आपके रिलेशन में, अब अगली चीज़ आ रही है, अगर आपके रिलेशन में वो वाली कंडीशन बनी है जहां आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है, डियर अनमैरिड कपल्स के लिए है ये, अगर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है तो भी भरोसा दिखाने की कोशिश करें। अगर आप इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो अगर आप दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं तो उसे ग्रेसफुल तरीके से करें, ऐसे मन मोड़ करके या मन महसूस करके ना करें। एक बार आपने सही तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी तो डेविल आपकी हेल्प करेंगे। जी हाँ, डेविल भी कई बार हेल्प करते हैं और डेविल बहुत हेल्पफुल होते हैं। डेविल नर्क के राजा हैं। मैंने अपने कुछ एक रीडिंग्स में इस चीज़ को डिफाइन किया था, एक लाइन आज फिर से बोलूँगा। डेविल नर्क के राजा हैं और सारे बुरे कर्म करने वाले सारे धर्म शास्त्रों के अनुसार नर्क भेजे जाएंगे। और अगर डेविल बुरे हैं, जैसा कि कई धर्मों में बताया गया है, शैतान का साया, शैतान तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। अरे भाई, अगर शैतान सचमुच बुरा होता और शैतान ही नरक का राजा है, तब तो नरक सारे बुरे लोगों का क्लब होता है ना, पार्टी चल रही होती कि अरे आ गए, चलो मस्ती शुरू। लेकिन डेविल वहां क्या करते हैं, उनको आग में तलते हैं ना, कढ़ाई में डाल के उनका पकौड़ा बनाया जाता है। तो यानी डेविल इज अ पनिशर टू द इविल्स, द डेविल हु पनिश इविल्स। डेविल और इविल में फर्क है। तो डेविल आपकी जब हेल्प करने के लिए आएंगे तो डार्क एनर्जी आपको हेल्प करेगी, निगेटिव नहीं। निगेटिव एनर्जी को तो हमने साइड में रखा है, ये है ना साइड में, ठीक। ये क्रिस्टल भी सोच रहा होगा आज मुझे नेगेटिव एनर्जी का सोर्स बना रखा है, जबकि मैं तो पॉजिटिव एनर्जी फेंकता रहता हूँ। कोई बात नहीं भाई, शांत रहो, सिर्फ एग्जाम्पल चल रहा है। मैं सचमुच उससे बात कर रहा था। हर चीज़ में ऊर्जा है, हर चीज़ जीवित है, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ जीवित है। विज्ञान को पता करने में थोड़ा और समय लग रहा है, पता कर रहे हैं वो। अभी तो पौधों वाला पता कर लिया, अभी 100 साल ही तो हुए। तो डेविल आपको डार्क एनर्जी से जब हेल्प करनी शुरू करते हैं तो असुविधा में समस्या खत्म हो जाती है। यार ये ना थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया लाइन। जब डार्क एनर्जी आपके सपोर्ट में आ जाएगी तो आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं लगेगी, अपने प्यार को खो देने की फीलिंग खत्म हो जाएगी, किसी और के साथ अपने प्यार के बट जाने की फीलिंग भी खत्म हो जाएगी, लव रिलेशन में थर्ड पार्टी का शक भी खत्म हो जाएगा, हर चीज को काटते चले जाएंगे वो, ठीक। और अगर ये सारी चीज़ें आपके मन से हट जाएं या आपके जीवन से, आपके संबंधों से हट जाएं, तो आपका जीवन और आपका प्रेम संबंध कितना मजबूत हो सकता है, इसको सोचें। और डेविल कहते हैं, मैं बंद करने वाला था कि बस अब बंद करूं। डेविल कहते हैं मैं यहीं इतने पे नहीं रुकने वाला, मैं उस निगेटिव एनर्जी को अपने डार्क फोर्स से काट दूंगा जो आपके पार्टनर के दिमाग में या उसके सराउंडिंग बनी हुई है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द ओशो टैरो ज़ेन कार्ड से द लवर्स को चूज़ किया था। जी हाँ, ओशो टैरो ज़ेन कार्ड की जो डेक है उससे जो द लवर्स का कार्ड है वो मेरे बगल में लगाया गया है। तो तीसरे द लवर्स का कार्ड आज ये है और पाइल नंबर 3 अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है
कि आप अपने लव रिलेशनशिप को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, कैसे और स्ट्रांग कर सकते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 5 ऑफ द कॉइंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन आपके लिए 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ द वॉन्ड्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपियर हुआ है ये हैं प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस। तो 5 कार्ड मेरे पास आ गए हैं और अब मैं 5 कार्ड और निकालने जा रहा हूं ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से, जो ओरेकल कार्ड्स हैं। आपके लिए ओरेकल कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास अपियर हुआ है बुद्धि। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपियर हुए हैं कृष्ण। कार्ड नंबर 3 सीता। फोर्थ नंबर पर आपके लिए हनुमान। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपियर हुए हैं राधा, लेकिन रिवर्स में। ओके, तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं आपके रिलेशन में तो उथल पुथल है। काफ़ी संभालने की और सहेजने की कोशिशें, लेकिन उसके बावजूद उथल पुथल है कि थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ समय तक चीज़ें ठीक चलती हैं, फिर ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, या अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए बने हैं, या अलग अलग रास्तों पर चलने वाले 2 लोग गलती से एक साथ आ गए हैं। सबसे पहली बात, हनुमान जी का कार्ड। ठीक, हनुमान कहते हैं कि हनुमान जी के बारे में एक चीज़ जान लें कि हनुमान जी को संयमी कहा जाता है। हनुमान जी ने जो संयम रखा है उस संयम को कहते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक, बहुत संयमी व्यक्ति थे और उनके संयम की पराकाष्ठा ये थी कि जब माता सीता रावण के यहाँ लंका में कैद थीं तो सीता जी की खबर लेकर के वो भगवान राम के पास आए थे। वे चाहते, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थीं कि वे चाहते तो रावण का अकेले संहार कर देते, मार देते उसको और उसकी पूरी सेना को। उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। सोचिए ना, कभी सोचा करिए, बैठे तो थोड़ा सोचिए कि जिस वानर थे वे, जिस वानर की शक्ति इतनी थी कि वो अकेले पूरी लंका को जला सकता था। अक्षय कुमार को जिसने मार दिया था, अक्षय कुमार रावण के पुत्र का नाम था, जिसे हनुमान जी ने एक ही प्रहार से मार दिया था। और चूंकि अक्षय कुमार वो व्यक्ति था जिसने देवताओं को पराजित किया था, इस वजह से इंद्रजीत मेघनाद को ब्रह्मास्त्र मारना पड़ा था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा था हनुमान जी को बांध देने के लिए। और हनुमान जी के उस संदर्भ में रामायण में यह भी है कि जब ब्रह्मास्त्र मेघनाद ने चला दिया तो चूंकि वो ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा का द्वारा दिया गया अस्त्र, ऐसा वैसा अस्त्र नहीं था। अस्त्र मतलब वेपन, वो वेपन जो स्वयं परमपिता ब्रह्मा द्वारा दिया गया था, उसका मान रखने के लिए हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पाश में बंध गए। मतलब उनकी पावर इतनी थी कि वो ब्रह्मास्त्र को कट कर सकते थे, छिन्न कर सकते थे। तो संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी ने अगर संयम न दिखाया होता तो वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र को अपमानित कर देते, तो वो एक गिल्ट पैदा करती। तो आपके रिलेशन में अगर संयम नहीं है तो आपके रिलेशन में एक गिल्ट आ रही है दोनों की तरफ से। वो गिल्ट आपके रिलेशन को और ठीक करने के लिए आपको पुश करती है और वही पुश आपके रिलेशन को परेशान कर रहा है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, करना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये सोचना अपने दिमाग से, राधा, अब हनुमान जी के बाद राधा का कार्ड जो कहती हैं कि ये सोचना बंद कर दीजिए कि अगर प्यार में मैंने समर्पण किया है तो इसे भी कर देना चाहिए। जितना मेरा प्यार है उतना इसका होना चाहिए। ठीक, आई लव द पर्सन 1000 तो उसे भी 1000 लव करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार एक तरफा चीज है, ये मुझे हर बार कहना पड़ता है। लव इज वन साइडेड थिंग, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लव ओनली, नॉट अदर्स। आप अपने प्यार के जिम्मेदार हैं, दूसरे के नहीं। मुझे अगर किसी से प्यार है तो मैं अपने प्यार के लिए जिम्मेदार हूं ना। मैं इसकी जिम्मेदारी या इसकी
ओहदेदारी कैसे ले सकता हूं कि कोई मुझे कितना प्यार करे, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ऐसे आप नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकती कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करे। तो अपने प्यार की उसके प्यार से या उसके प्यार का अपने प्यार से तुलनात्मक अध्ययन, राधा कहती हैं कि बंद कर दें। जब आप तुलनात्मक अध्ययन बंद करते हैं तब आपके सामने एक दुविधाजनक स्थिति आती है कि अब आप क्या करें। टू ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि दो लोगों के बीच का जो ईगो क्लैशिंग चल रहा है, इस ईगो क्लैशिंग को आप सिर्फ इस तरह से खत्म कर सकते हैं जब आप अपने पार्टनर को एक निगेटिव आंसर करना बंद कर दें या उसकी बातों में निगेटिविटी को खोजना बंद कर दें। 8 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड है जो कहता है कि आपका जो पैशन और एग्रेशन है, दोनों चीजें बता रहा है, आपका पैशन और एग्रेशन है, इसकी क्लैशिंग को बंद कर दें। मीन्स जब आप पार्टनर के साथ लव में पैशनेट हो जाते हैं तो वो पैशन भी बहुत बढ़िया होता है, और जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो झगड़ा भी बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक, इन दोनों के बीच की क्लैशिंग को बंद करें। कैसे करेंगे? दोनों को थोड़ा थोड़ा कम कर दें। 5 ऑफ द कॉइंस का कार्ड कहता है कि कभी कभी कोई चीज जो है उसे खर्च मत करिए। कभी कभी जो पैशन है उस पैशन को बहुत ज्यादा ओवरफ्लो में लेकर मत जाइए, कुछ पैशन बाद के लिए बचा लीजिए। एग्रेशन ज्यादा आ गया है तो उस एग्रेशन को 5 ऑफ द कॉइंस कहता है कि शो आउट मत करिए, उसे थोड़ा छिपाइए। प्रिंसेस ऑफ द कॉइंस कहती हैं कि उस पैशन और उस एग्रेशन का थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट सा कर दीजिए, अपने अंदर उसे सप्रेस कर दीजिए। हाँ जी, सप्रेस करने का है। और उस सप्रेशन वाली, अब चूंकि कोई चीज अगर सप्रेस की जाती है तो उसे निकालना जरूरी है। रेचन मतलब बाहर निकालना। अगर उसका रेचन नहीं किया जाएगा तो वो सप्रेस किया हुआ चीज एक वोल्केनो की तरह किसी दिन फट पड़ेगा। यहां 5 ऑफ द वॉन्ड्स आपकी हेल्प करता है। कहता है जब जॉलीनेस चल रही हो, हंसी मजाक और मस्ती का माहौल चल रहा हो, ठीक, जब आप छुट्टी पर हो तो अपने उस सप्रेशन को बाहर निकालने की कोशिश करें। सप्रेशन को बाहर कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा तभी आप क्लियर होंगे। मान लेते हैं आपके पार्टनर की कोई बात आपको नहीं पसंद आई और आपने सोचा कि इस मोटे को सबक सिखाना। लोग गुस्सा होते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना कि इसको तो मैं बताऊंगी या इसको तो मैं बताऊंगा। वो वाली जो फीलिंग है वो मन में कहीं दब जाती है जब आप सप्रेस करते हैं, लेकिन बनी रहती है और कंसिस्ट याद आती रहती है। रेचन कहता है, 5 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि इसको जब आप जॉलीनेस के मूड में हैं तो रेचन कर लें, निकाल दें अपने मन से। कैसे निकालेंगे? जैसे एक तरीका बताता हूं। गुस्सा बहुत जोर से आ जाए, ठीक, आप नाराज बहुत हो जाएं, या एक ऐसी फीलिंग बहुत तेज आ जाए जब आपको लगे कि कुछ भी आप कर देंगे, संभाल नहीं पा रहे हैं। पूरी अपनी, ये मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसको करिएगा। ये बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज है। इसका योगा से कोई लेना देना नहीं, पहले क्लियर कर दूँ, नहीं तो रोज नहीं करना है इसको। ऐसा नहीं सुबह उठ के शुरू कर दें, वो नहीं करना। थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा वैसा मिलता हुआ, लेकिन डिफरेंट है। ये जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं इसका सीधा संबंध आपके मूलाधार चक्र से है, आपके रूट चक्र से है। ये एक्सरसाइज रूट चक्र को जगाने वाली भी नहीं है, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज को जिस काम के लिए बता रहा हूं सिर्फ उस काम के लिए यूज करिएगा, फालतू यूज मत करिएगा, नहीं तो नुकसान आपको होगा। जैसे साइड इफेक्ट होता है ना मेडिसिन के, ऐसे हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा सप्रेस्ड फील कर रहे हो कि बहुत दब गया एकदम से, अब तो मार दें कहीं, है ना, फोड़ रहे हैं, जैसे होता है ना मन में एकदम से कि अब एकदम बस ज्वालामुखी बनने जा रहे हैं, या अचानक गुस्सा बहुत बुरी तरह का आ जाए पार्टनर के ऊपर। कभी कभी होता है ना, आपका पार्टनर आपके पास नहीं भी है तो उसकी किसी हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है, या एग्रेशन ज्यादा आ जाए। गुस्सा और एग्रेशन में थोड़ा सा अंतर है, समझते होंगे। और कभी कभी जरूरत से ज्यादा पैशनेट हो जाए, जरूरत से ज्यादा कि पैशन संभाले नहीं संभल रहा। ये पैशन किसी भी लेवल पर हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, सेक्सुअल पैशन भी हो सकता है, आपका आपके पार्टनर के साथ रहने का एक जिद का भी पैशन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का एक आसान तरीका बताता हूं कि अपनी जो ब्रीद है, जो सांस आपके अंदर है, उसे बाहर फेंक दीजिए। जितना सांस को निकाल सकते हैं, अपने बॉडी को एयर के बगैर जितना कर सकते हैं, जितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं निकालिए, और अपने पेट को अंदर सिकोड़ लीजिए, एकदम चिपका लीजिए पेट को। और
1 या 2 सेकंड के लिए ये करना है और फिर सडनली छोड़ करके सांस खींच लीजिए, सारा बाहर निकल जाएगा जो भरा हुआ है। ये करके देख लीजिएगा, सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। और अगर आपने ये जो, अच्छा इसमें बाहर क्या निकलेगा, वो सडनली का एग्रेशन, वो सडनली का पैशन, वो सडनली की सेक्सुअल एनर्जी, वो सारी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी इससे। लेकिन अगर सप्रेस किया हुआ है कुछ, ठीक है, उस सप्रेशन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज काम नहीं करती है। उसके लिए ये एक्सरसाइज थोड़ा काम करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके लिए जब आप जॉलीनेस के मूड में हो, हंसी खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे पार्क में झूला झूल रहे हो, खेल रहे हो, जब आप मूवी देख रहे हैं, बहुत खुश हैं, एकदम जॉलीनेस का मूड चल रहा है, उस समय सडनली अपने सप्रेस्ड फीलिंग को याद करके इसी एक्सरसाइज को दोहरा लेंगे तो वो पूरा सप्रेशन बाहर निकल जाएगा और आप अंदर से क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। कृष्ण और बुद्धि, 2 कार्ड। बुद्धि का मतलब ब्रेन, माइंड। इजिप्शियन गॉड थोथ से कनेक्टेड होता हुआ ये कार्ड मेरा ये कहता है कि समझदारी उस चीज में नहीं है जो तुम सोचते हो, समझदारी उस चीज में है जो तुम नहीं दिखाते हो। फिर से काफी समझदारी वाली बात है। थोथ, जो थोथ थे, थोथ नाम है उनका, उनके ऊपर अलास्टर क्राउली ने जो बुक लिखी है, उस बुक का नाम है थोथ टैरोट करके, ऐसे करके बुक है। तो छोड़ते हैं उसको, इसको मैं थोड़ा इजी करूं। हाँ, ये कहते हैं कि जो चीज आप नहीं समझ रहे और जो चीज आप समझ रहे हैं, उन दोनों के बियॉन्ड कुछ और भी चल रहा है जो आपको समझने की जरूरत या सिर्फ एक्सेप्ट करने की जरूरत है। वो क्या है? कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ अपने आप से लेना देना रखिए। ठीक, कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? कृष्ण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहते कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, अब कृष्ण कहते हैं इसी चीज को इंडिकेट करते हुए कि जब आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रांग करने के लिए अपने से कोई कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश के विपरीत में अपने पार्टनर से उस चीज की उम्मीद ना करें कि वो भी ऐसा कर ले। जैसे आपने कोई गिफ्ट दिया पार्टनर को, तो ये उम्मीद ना करें कि वो आपको गिफ्ट कर दे। आपने किया ना, आपकी तरफ से था, बात खत्म। वो करे ना करे ये उसकी मर्जी। सीता कहती हैं कि वेट करिए, अपने पार्टनर के रेस्पॉन्स का वेट करिए। अगर कुछ आपको चाहिए अपने पार्टनर से, अगर आप अपने पार्टनर पर बिलीव करते हैं और अगर आपको अपने पार्टनर की एक ऐसी फीलिंग अपने लिए चाहिए जिसका आप एक सपना सा देखते हैं, तो आपको उस फीलिंग के बारे में डिमांडिंग होना नहीं है, सिर्फ रुक जाना है। जब आप रुक जाते हैं तो वो एनर्जी सघन होनी शुरू करती है। हर चीज़ एनर्जी से रिलेटेड है, और जब वो एनर्जी सघन होती है तो वो सघन एनर्जी, वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी आपके पार्टनर को उस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि वो आपके लिए उस काम को करे बिना आपके एक शब्द कहे हुए। सीता हजारों मील दूर थी राम से, लेकिन उनकी फीलिंग थी कि मेरे प्रभु आएंगे और ले जाएंगे, और वास्तव में प्रभु गए और अपनी पत्नी को लेकर के आए। क्यों? क्योंकि वो विश्वास था। उस विश्वास ने एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा कंसंट्रेशन बना दिया था, जिस कंसंट्रेशन की वजह से एक घास के तिनके को सामने रखकर सीता बोल सकी कि रावण, अगर तुमने ये तिनका पार किया तो तुम्हारे सिर टुकड़े टुकड़े में फट जाएगा। और रावण पार नहीं किया है। पूरे रामायण की कहानी में यह है, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, महाज्ञानी कहते थे, और वो जानता था कि एनर्जी का ये कंसंट्रेशन वास्तव में उसका सिर्फ विस्फोट कर सकता है, मतलब फोड़ सकता है। क्योंकि सीता नहीं कर रही है, वो एनर्जी करेगी। सीता की इंटेंशन भी ऐसी नहीं है, लेकिन उस एनर्जी की जो इंटेंशन है उसे वो पार नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपके रिलेशन में आप अपने आप को, जैसा मैंने बताया, उस तरह से करेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, चमत्कारिक परिणाम देखेंगे। और लास्ट में आपके लिए, इस रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तो एक्चुअली आप सही हैं। कभी कभी आपको फील जो आता है ना कि कुछ चीज़ों को चलो देखेंगे, होगा,
वो एक्चुअली बिल्कुल सही है, और वो छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें फ्यूचर में न सिर्फ चीज़ों को सेट कर देंगी बल्कि आपके लिए इस चीज़ को फेवर में भी ले आएंगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का वीडियो, आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।